बिहार के नतीजे जल्द आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल आ चुका है। और क्या ये एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। हम उनसे समझेंगे कि क्या ये एग्जिट पोल वाकई में वैसा ही होगा या कुछ और नतीजे उनके दिमाग में है। और एग्जिट पोल वाकई में सच भी होते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब चैनल्स की शुरुआत हुई थी और आशुतोष जी एक चैनल के संपादक थे, वो एग्जिट पोल किया करते थे। तो सभी चीजों पर हम बात करेंगे। आशुतोष जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। सर, बहुत बहुत सबसे पहला शुक्रिया। यही सवाल है कि ये एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल वैसा ही होगा जैसा एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं? एनडीए को दे, बड़े नंबर्स मिलेंगे? देखो, कल तो ये 10 बजे के 10:30 के आसपास ये पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है या नहीं है। हम्म। लेकिन मेरी आपत्ति दो चीज़ों को लेकर है। पहली आपत्ति इस बात को लेकर है कि एक करीब 17-18 एग्जिट पोल्स आए हैं। हम्म। बल्कि अगर मैं जोड़ूं तो शायद 20 भी हो सकते हैं उसमें। तो जी। इस देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर सेफोलॉजिस्ट हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हम्म। मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो सिर्फ यही जानता हूं कि जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड और जो ट्रेंड सेफोलॉजिस्ट है वो हिंदुस्तान में सिर्फ तीन ही हुए हैं या दो हुए हैं। एक प्रणय राय, डॉक्टर प्रणय राय, और दूसरा योगेंद्र यादव, और तीसरा हम्म। आप संजय कुमार जी को मान सकते हैं कि वो एक अच्छे सेफोलॉजिस्ट हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सेफोलॉजिस्ट निकल के सामने आए, इसलिए मुझे इस बारे में पूरी तरीके से संदेह है कि वो कोई साइंटिफिक तरीके से या कोई रिगरस तरीके से उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है और उसके बाद वो सेफोलॉजी कर रहे हैं। हम सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि प्रणय राय, योगेंद्र यादव और यहाँ तक कि संजय कुमार जो सीएसडीएस के, इन तीनों लोगों ने नंबर क्रंचिंग करनी बंद कर दी है। ये नंबर्स नहीं देते हैं। हम्म। ये सिर्फ परसेंटेज ऑफ वोट्स के बारे में बातचीत करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इनका मानना ये कि जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स होते हैं, ये अमूमन सही नहीं होते हैं और इसमें गलती की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और कई बार ऐसा हुआ जब इनके जो ओपिनियन पोल्स थे या एग्जिट पोल्स से पूरी तरीके से गलत हुए नंबर्स के संदर्भ में। तो इनका कहना है कि हम सिर्फ आपको वोट परसेंटेज दे सकते हैं वही, और उसके आधार पे आप सीटों का आकलन अगर आप खुद करना चाहें तो बात आप। तो ऐसे में जब बहुत ट्रेंड, इंटरनेशनली अक्लेम्ड सेफोलॉजिस्ट नंबर क्रंचिंग नहीं करते, तो ऐसे लोग जिनके बारे में कोई जानता नहीं है कि वो, और वो कोई डेटा भी नहीं देते हैं कितना उनका सैंपल साइज है, किस तरीके के क्वेश्चनर उन्होंने पूछे हैं, कब से कितने बीच के किए हैं, उसका कास्ट कन्फिग्रेशन क्या है, जेंडर कन्फिग्रेशन क्या है, एज कन्फिग्रेशन क्या है, रूरल अर्बन डिवाइड क्या है, इन सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं देते हैं। तो ऐसे में मैं इन एग्जिट पोल को पूरी तरीके से खारिज करता हूं। लेकिन दो तीन एग्जिट पोल्स हैं जिसके ऊपर मैं मानता हूं कि थोड़े क्रेडिबल हैं। एक एक्सिस माई इंडिया का क्रेडिट का एग्जिट पोल, जो लंबे समय से अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ख्याति प्राप्त रहा है। हालांकि पिछले बार लोकसभा का चुनाव में बुरी तरीके से सफल हुए थे, उसके पहले बिहार के चुनाव में बुरी तरीके से सफल हुए थे, और कई बार ऐसा हुआ जब गलत हुआ, लेकिन फिर भी उनकी क्रेडिबिलिटी बाकी जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं उनसे बेहतर है। दूसरा, वोट बाइब, ये भी एक नए हैं, अमिताभ तिवारी जी, उन्होंने शुरू किया और उनकी क्रेडिबिलिटी भी मुझे लगता है कि पहले से बेहतर है, समझदार है। सियोटर की भी क्रेडिबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन सियोटर ने भी इस बार नंबर क्रंचिंग करने से मना कर दिया, वो पोस्टपोल कर रहे हैं। और सिर्फ ये, तो इसलिए मुझे ये हो सकता है जो एग्जिट पोल्स ने जो आंकड़े दिए वो पूरी तरीके से सच हो, लेकिन चूंकि मुझे उनकी साइंटिफिक जो जो जिस तरीके से साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए था, मुझे उनकी उनके प्रोसेसेस पे, प्रोसीजर्स पे पूरी तरीके से संदेह है। इसलिए मैं इन एग्जिट पोल को पूरी तरीके से खारिज करता हूं, और मुझे इन एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है। ये कहते हुए भी कि हो सकता है कल ये पूरी तरीके से सही हो जाए, लेकिन सही हो जाए इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने सही तरीके से किया, साइंटिफिक तरीके से किया है, या इनकी कोई एक्सपर्टीज है। ये सिर्फ तुक्केबाजी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक्सिस माई इंडिया, वोट पाइप, सी वोटर और सीएसडीएस, ये चार हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी मैं मानता हूं। और इनमें से दो ने तय कर दिया है कि वो नंबर क्रंचिंग नहीं करेंगे, सीएसडीएस भी नहीं करता है और सी वोटर भी नहीं करेगा। सिर्फ एक्सिस माई इंडिया और वोट वाइब ने नंबर क्रंचिंग की है। अब देखते हैं क्या होता है। सर, लेकिन ज्यादातर पोल जो हैं, अगर आप उनको देखें तो करीब 18 एग्जिट पोल हमारे पास हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं, और उनमें ज्यादातर का कहना है कि 145 से लेकर 170 के बीच में एनडीए कहीं आके रुकेगी। आपको राइट। लगता है कि ऐसा ही होगा? आपने जो बातचीत की होगी लोगों से, नेताओं से, उसके आधार पर आपको लगता है ऐसा है? देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं और शुरुआत से कर रहा हूं, मैंने अपनी ओपिनियन बदली नहीं है एग्जिट पोल आने के बाद भी। मेरा मानना है कि बिहार के अंदर कांटे की टक्कर है। ये कह पाना बहुत मुश्किल काम है कौन आगे निकलेगा कौन पीछे रहेगा।
जैसे कि 2020 में देखा था कि दोनों में कांटे की टक्कर थी, और कुछ वोट परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 12,000 वोटों के दरमियानी हाँ। से एनडीए की सरकार बन गई थी। और उसमें भी लोग ये कहते हैं कि दरअसल उसमें लास्ट मिनट पे कुछ मैनिपुलेशन हुआ था। मुझे लगता है कि कुछ कुछ 220 वाली हालात इस बार भी होंगे। और मेरा फिर भी मानना है कि महागठबंधन को मेरी नज़र में एज है। और अगर आप पूछेंगे तो मैं उसका कारण भी बताऊंगा। मेरा मानना यह है कि ऑन पेपर जो कास्ट अलायंस है एनडीए का, वो बहुत स्ट्रांग लगता है। उसमें हम्म। बीजेपी का अपर कास्ट भी है, जनता दल यूनाइटेड का अदर बैकवर्ड कास्ट है, अदर देन यादव बैकवर्ड कास्ट है, उसमें ईबीसीज इन्वॉल्व हैं। चिराग पासवान के दलित वोट उसमें इन्वॉल्व हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा वोट इन्वॉल्व है। और इसके अलावा उसमें एक और नाम मांझी जी है, हैं। दलित, उनका भी तो एक पेपर पे आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग लगता है कि उसमें लगभग सारे जातियों के अलायंसेस उसमें हैं। लेकिन अगर आप उनकी पॉलिटिकल अलायंस के बारे में बात करेंगे तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री चेहरा मानने से इनकार कर दिया था, और आखिरी क्षण में उन्होंने इस बात को बहुत रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किया। तो वैसे में एक एक जो है, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट मुझे दिखाई पड़ता है। ऐसे में और ये वही ट्रस्ट डेफिसिट है जब 2020 में बीजेपी के इशारे पे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की थी, उनकी सीटें 43 आ गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में एक मजबूरी का अलायंस है। बीजेपी अब ये सोच रही कि उसको अपने बल पे सरकार बनानी चाहिए, नीतीश कुमार के कंधे पर रखकर कब तक वो लड़ाई लड़ेंगे। तो जब ये राजनीतिक तौर पर ये स्थिति दिखाई पड़ती है तो उनका जो वोटर बेस है उसके अंदर भी एक कन्फ्यूजन होगा, और वो एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करेगा, मुझे इस बारे में पूरी तरीके से संदेह है। दूसरा, पिछली सर क्या बार आप इस एग्जिट पोल को इसलिए भी, क्या मैं आपको रोक रहा हूँ सर, क्या आप एग्जिट पोल को इसलिए भी खारिज कर रहे हैं कि जन स्वराज को आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा करेगी और वो जो वोट काटेगी वो महागठबंधन का नहीं बल्कि एनडीए का वोट काटेगी, बीजेपी के वोट सीट्स को नुकसान पहुंचाएगी? कि जब कोई नया प्लेयर मार्केट के अंदर आता है तो वो किसके वोट काटेगा किसके वोट नहीं काटेगा, जब तक कि डेटा सामने ना आए तब तक सिर्फ अटकलें होती हैं उसमें। मेरा मानना है, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि जैसे 2012 में पंजाब में मनप्रीत बादल अकाली दल से बाहर निकले और उन्होंने अपनी हम्म। एक पार्टी बनाई। लोगों ने कहा कि हम्म। मनप्रीत बादल जो है वो इस चुनाव के एक्स फैक्टर हैं। हुआ क्या, हम्म। मनप्रीत बादल सिर्फ 6% वोट लेकर आए। दो जगह हम्म। से चुनाव वो लड़ रहे थे और दोनों जगह से चुनाव हार गए। हाँ। और उसके बाद मनप्रीत बादल और उनकी पार्टी जो है वो गायब हो गई। मनप्रीत बादल आम आदमी पार्टी, उसके बाद अब कांग्रेस कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। अ, सॉरी। जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने हवा तो बहुत अच्छी बनाई, हम्म। और हवा काफी बनाई। नेशनल टेलीविजन चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स में जबरदस्त तरीके से उन्होंने इंटरव्यूज दिए, खूब हवा बनाने की कोशिश की, अपना एग्रेशन भी दिखाने की कोशिश की। लेकिन किसी नए प्लेयर के लिए बिहार जैसे, जहां जातियां इतनी प्रमुख हैं, जहां हिंदुत्व की बात मजबूती से हो रही है, जहां सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स हो रही है, जहां दलित एसेशन की पॉलिटिक्स हो रही है, वहां प्रशांत किशोर के पास अपना वोटर कौन है? क्या वो अपर कास्ट हिंदुत्व वोटर उनके साथ है? क्या वो सोशल जस्टिस का ओबीसी उनके पास है? क्या चिराग पासवान या जीतन राम मांझी का दलित उनके साथ है? क्या मुस्लिम वोटर उनके साथ है, जो जो या यादव वोटर उनके साथ है? कौन है उनके साथ? उनका कोई सोशल बेस मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, युवाओं के बीच में जरूर वो चर्चा का विषय है, और इसलिए क्योंकि वो बेरोजगारी की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़े प्लेयर बन के इस चुनाव में इमर्ज करेंगे। चर्चा लेकिन बहुत। सर आपको नहीं ऐसा लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि सर कि ये भी अरविंद केजरीवाल साबित हो सकते हैं, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2013 में किया था? वो भी एकदम नए थे, कोई जानता नहीं था, उनकी पार्टी का सिंबल भी नया था। जनसुराज भी ऐसा कुछ कर सकती है बिहार में? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि मेरी खांसी आ रही। देखिए, दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनी, वो एक बड़े आंदोलन से निकली। हम्म। तकरीबन तकरीबन 1 साल तक, चाहे वो रामलीला मैदान हो या फिर जंतर मंतर हो, उसको लेके एक जबरदस्त तरीके से बस था। न केवल बस था बल्कि लोग उससे जुड़े। लोगों को लगा कि ये नए लोग हैं और ये राजनीति को बदल सकते हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो जो आंदोलन से निकली हुई जो पार्टी थी, उसका एक बहुत सीधा सा असर आम आदमी पार्टी को बना जब वो उसने चुनाव लड़ा। दूसरी बात, दिल्ली का जो मिजाज है वो बिहार के मिजाज से बिल्कुल फर्क है।
दिल्ली में जाति के आधार पर वोट उतना नहीं पड़ता है, दिल्ली में धर्म के आधार पर भी उतना वोट नहीं पड़ता है, दिल्ली में पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान के टॉप 3 स्टेट्स में वो आता है। लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% के आसपास है, और शहरी इलाका है। ज़्यादा लंबा चौड़ा विस्तृत इलाका भी नहीं है। और तकरीबन 2 ढाई 3 करोड़ की आबादी है यहाँ पे। तो दिल्ली में ऐसी फोर्स के लिए इमर्ज करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। बिहार अपने आप में जोग्राफिकली बहुत बड़ा है, लिटरेसी रेट वहाँ बहुत कम है, वहाँ सिर्फ 6% ग्रेजुएट्स हैं, 96% वो लोग हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, 33% वो लोग हैं जो 6,000 से कम कमाते हैं, 4% लोग वो हैं जो प्रतिमाह 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं। और जहाँ जातियों उपजातियों के बीच में संघर्ष है, अब आप देखिए, हम्म, चिराग पासवान कहने को दलित नेता है, लेकिन वो सिर्फ पासवानों के नेता हैं। उनको वहाँ का जो रामदासी समुदाय है वो उनको वोट नहीं देता, वाल्मीकि समुदाय उनको वोट नहीं देता है। नीतीश कुमार कहने को ओबीसी के नेता है, लेकिन कुर्मी कुशवाहा समाज उनको वोट देता है, यादव समाज उनको वोट नहीं देता है। तो जहाँ इस तरीके का विभाजन है, ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे, और अभी लगभग सामंती माहौल वहाँ पे है, इसलिए वहाँ पे उनके लिए कोई डेंट लगा पाना इतने कम समय में ये बहुत मुश्किल काम है। सर हाँ, लेकिन अगर वो मेहनत हाँ करते रहे तो हो सकता है अगले 10-12 सालों में वो अपनी कोई जमीन बनाने के लिए तैयार हो पाए। मुझे नहीं सर लगता अब कि एक वो ऐसी। जी। सर सॉरी जी। मैं आपको टोक रहा हूँ सर, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ सर क्योंकि आप जब संपादक थे आप भी एग्जिट पोल कराया करते थे, हम्म, चुनाव के नतीजे और चुनाव के मतदान के बीच में गैप होता रहा तब आता था, तो हम्म। उसमें उस तब आपको था उस पर विश्वास, और अब क्यों नहीं है सर? इसलिए क्योंकि तब जो प्रूवन एजेंसीज थी ना, जैसे मैंने कहा, अगर सीएसडीएस सर्वे करेगा तो मैं उसकी बात को मानूंगा, हम्म, एक्सेस माई इंडिया अगर करेगा तो मैं उसकी बात को काफी हद तक स्वीकार करूंगा। उनके हम्म, आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस है, जो साइंटिफिक अप्रोच है, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। ये जो सर्वे जो एग्जिट पोल की एजेंसीज हैं, इनके माई बाप को नहीं, किसी को नहीं मालूम। मतलब इन्होंने घर में बैठ के आंकड़े बना लिए हैं, या वाकई में इन्होंने जमीन पे भेज के लोगों को से बातचीत की है, मुझे इसमें संदेह है। क्यों नहीं सैंपल साइज पब्लिक करते, क्या क्या सवाल पूछा, ये क्यों नहीं पब्लिक करते हैं? सिर्फ हम्म। आंकड़े आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे इन पे संदेह है। मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, हो सकता है ये सही साबित हो जाए। मैं ये भी क्या नहीं आपका कहना आधार ये चाहता भी हूँ है कि कि पिछला पिछला हरियाणा का जो एग्जिट पोल था या लोकसभा का जो एग्जिट पोल था वो भी गलत हो गया था, इसको भी नहीं, शायद आप? मैं उस आधार पे नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिए। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस एग्जिट पोल की बातों पर यकीन करना चाहूंगा जिसने साइंटिफिक प्रोसेस अख्तियार किया हो, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी हो, जिनके जिनकी एक ख्याति हो कि ये एक अच्छे सोशल साइंटिस्ट, अच्छे सफाली। मैंने प्रणय राय का नाम लिया, मैंने हम्म। योगेंद्र यादव का नाम लिया, मैंने योगेंद्र। संजय कुमार का नाम लिया। ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिनके क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। जो ये सर्वे कर रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी मेरी नज़र में क्वेश्चनेबल है। मुझे नहीं मालूम है कि ये कितने अपना काम करने में सद्धस्त है। अब आप जैसे देखिए, आज की तारीख में हर आदमी कैमरा उठाए, वो रिपोर्टिंग कर रहा, तो क्या आप उसको हम्म, जर्नलिस्ट मान लोगे? हम्म, क्या आप उसकी बात, वो अगर वो कोई रिपोर्ट करेगा तो आंख बंद करके मान लोगे? नहीं मानोगे ना। तो जर्नलिज्म का मतलब अलग चीज होती ना। जर्नलिज्म एक अलग चीज है, कैमरा उठा के कहीं भी कुछ भी बोलना वो एक अलग चीज हो गई। तो एग्जिट पोल करना ये अलग चीज है, और ट्रेन सेफोलॉजिस्ट के द्वारा एग्जिट पोल करना, साइंटिफिक तरीके से एग्जिट पोल करना, जो सेफोलॉजी के रिगर्स है उसको फॉलो करना, वो अलग चीज है। मैं एक्सेस माई इंडिया पे यकीन करना चाहूंगा, मैं वोट पाई पे यकीन करना चाहूंगा, सी वोटर पे यकीन करना चाहूंगा, सीएसडीएस पे यकीन करना चाहूंगा, लेकिन ये जो एग्जिट पोल्स हैं, जो कुकुरमुत्ते की तरह से उगाए 17-18 एजेंसी उगाई हैं, मैं इन पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी साइंटिफिक प्रोसेस पे कतई यकीन नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं, हो सकता है इनके आंखें एग्जैक्टली सही हो जाए, हम्म, और फिर लोग कहें देखे देखे मैंने तो बहुत अच्छा किया। ये तुक्केबाजी है। हम्म, हम्म। मैं इस तुक्केबाजी पे यकीन नहीं करता। सर आपके हिसाब से क्या होगा सर एग्जिट पोल अगर आप कर रहे हैं, आप अगर अपने लोगों से जो बात की, नेताओं से बात की, आपके हिसाब से एग्जिट पोल के नतीजे ये जो कल एग्जैक्ट हो सकते हैं, जो आसपास हो सकते हैं सर, नहीं, उसकी अगर हम बात करें तो? मैं नंबर क्रंचिंग नहीं करता, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हम्म, जबरदस्त लड़ाई है दोनों के बीच में, और जो महागठबंधन को मेरी नजर में एज है। एज है, एज कह रहा हूं, मतलब वो कुछ भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे नंबर्स, तो ईमानदारी की बात है, फिर वो तुक्केबाजी हो जाएगी।
मैं जो रीड कर रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, मैं जिन चीज़ों को रीड करके मुझे लगता है कि ये स्थिति, जैसे 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा होती है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी थोड़ा ढलान पे है और नीतीश कुमार की लोकप्रियता भी ढलान पे है। अगर आप 2020 की तुलना में देखेंगे, 2020 में नरेंद्र मोदी 300 सीट लेकर आए थे, नीतीश कुमार तपे तपाए नेता उस वक्त थे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक था, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में भी सवाल नहीं थे। तेजस्वी यादव उस वक्त वो बिल्कुल नए नेता थे, उनकी क्रेडिबिलिटी, वो पार्टी चला पाएंगे नहीं चला पाए, आज वो कम से कम 5 साल का अनुभव हो गया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी 2020 की तुलना में बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के पास तब 300 सीटें हुआ करती थी, आज 240 सीटें हैं। और बिहार के अंदर जो है एक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, युवाओं के अंदर आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो पॉलिटिक, और फिर मैंने जैसा आपने कहा कि बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड पे, जनता दल यूनाइटेड को चिराग पासवान पे, इन तीनों में कहीं ना कहीं मुझे जो ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई पड़ रहा है। सर तो लेकिन सर इस आधार में फिर मेरा मानना यह है कि एनडीए का को एज नहीं है, एज महागठबंधन को है। अब हो सकता है कल मैं कोई चीज रीड ना कर पाऊं, तो वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। सर लेकिन फिर एक सवाल ये भी आता है कि लोग फिर 20 साल पहले जो जंगल राज है उसकी बात करते हैं, वो नैरेटिव भी इसे चुनाव में बार बार लाया गया कि जंगल राज था। जब लालू और राबड़ी सीएम हुआ करते थे तब जंगल राज हुआ करता था। उनके जो रेलवे के केसेस हैं उसमें वो चार्जशीट हो जाना, ये सारी चीजें भी तो लोगों के सामने आएगी। और आज का बिहार और 20 साल पहले का बिहार में जमीन आसमान का आपको नहीं लगता अंतर है? लोग ज्यादा जागरूक हैं और पढ़े लिखे हैं इस समय। लोग ज्यादा जागरूक हैं इसलिए वो गूगल करके देख सकते हैं जंगल राज कब कहा गया था। कोर्ट ने कहा हम्म। था, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में कहा था, उन्होंने लालू के हम्म। शासन के बारे में तो जंगल राज नहीं कहा था। हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्मार्टली जंगल राज को लेकर उसको पेवस्त कर दिया। मेरा हम्म। मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने स्वभाव में वो हम्म। वो पार्टी है जो ओबीसीज को एक खास तरीके से पेंट करती है। क्या कारण है कि लालू के राज को जंगल राज कहा जाता है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह के राज को गुंडा राज कहा जाता है, मायावती के राज को भ्रष्टाचार कहा जाता है? क्या इसमें कास्ट बायस नहीं है? क्या लालू यादव के आने के पहले बिहार के अंदर रामराज्य था? क्या वहां पे जो जातियों के आधार पर नरसंहार नहीं होते थे, बड़े बड़े पैमाने पर नरसंहार होते थे? क्या वहां दंगे नहीं होते थे? क्या वहां लूटपाट नहीं होती थी? क्या वहां लॉलेसनेस नहीं थी? तो लालू के शासन को आप जंगल राज कह दें और उसको पेंट कर दें, तो मैं इस थियरी से कोई यकीन नहीं करता। अब आप जैसे एक अलग से यादव को लेके आप अलग तरीके से पेंट करते हैं, तो फिर वो हम 3,000 साल पहले जाएंगे कि जब हम्म। दलितों पिछड़ों के साथ अपर कास्ट का क्या व्यवहार हुआ करता था, जिसके बारे में मोहन भागवत कहते हैं कि 2,000 साल तक मैंने उनके साथ जानवरों से बदतर जिंदगी जिंदगी उनको दी है। तो इस पे चर्चा नहीं होती। लेकिन हम्म। चूंकि हमारे मीडिया के अंदर, हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हमारे संस्थानों के अंदर आज भी ओबीसी दलित तबके की भागीदारी बहुत कम है, तो एक खास चश्मे से देखकर उनको पेंट किया जाता है। अब आप देखिए टीवी चैनल्स पे रिजर्वेशन पे बातचीत होती है, लेकिन उसमें ओबीसी तबके के लोग नहीं होते उसमें, सारे वही अपर कास्ट के लोग बैठ के उस पर चर्चा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लालू के शासन में कोई रामराज्य नहीं था, कानून की हम्म। स्थिति खराब थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उसको जंगल राज कह के पेंट करना, मुझे लगता है ये कास्ट बायस ज्यादा है और इसमें यथार्थ कम है। क्योंकि अगर उनका शासन जंगल राज था, तो फिर उनके पहले का शासन में क्या था? तब उसको तो कैसे कहेंगे जहां लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियां मार दी जाती थी, चाहे एक और जातियों के आधार पर वहां सेनाएं बनी हुई थी, कहीं भूमि सेना थी, कहीं ब्राह्मण सेना थी, कहीं यादव सेना थी, कहीं कुर्मी सेना थी, और बड़े पैमाने पे कत्लेआम होता था वहां पे। वहां की जो लेफ्ट मूवमेंट था, सीपीआईएमएल के लोग थे, नक्सलवादी मूवमेंट था, वो भी लेकिन इसी अब तरीके से। उसके बाद इसको खत्म हो गया तो उसको जंगल राज का अंत ही माना जाएगा सर? नहीं नहीं, मैं, अब तो ऐसा है नहीं सर जैसा 20 साल पहले या 25 साल पहले स्थिति थी। और दूसरी बात क्या है कि 20 साल के अंदर नीतीश कुमार ने क्या किया, लोगों को इस पर वोट डालेंगे ना 20 साल में। क्या 20 साल के अंदर बिहार स्विट्जरलैंड हो गया? क्या 20 साल के अंदर स्विट्जरलैंड छोड़ दिए, क्या दिल्ली हो गया? क्या 20 साल के अंदर बिहार तमिलनाडु बन गया? क्या तेलंगाना बन गया? आज भी बिहार दुनिया के में पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे है। करीब 32-33 हजार रुपए, 33% आबादी 6,000 रुपए से कम में रहती। अगर एक परिवार में 4 लोग या 5 लोग हैं, तो 6,000 रुपए में गुजारा हो सकता है किसी का? मतलब ये शर्म की बात नहीं है नीतीश कुमार जी के लिए कि 6% लोग सिर्फ ग्रेजुएट हैं, सिर्फ 6% लोग जो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे कहते हैं ना कि फैक्ट्रियां। अब मैं आपको बताऊं कि जब जब देश आजाद हुआ था, तब भारत के जीडीपी में
बिहार का कंट्रीब्यूशन जो था वो 6% था। हम्म 1990 में ये आंकड़ा घट के आ गया 4%। हम्म नीतीश कुमार के समय में घट के 2.58% हो गया। तो कहाँ विकास हो रहा? विकास भी तो एक रिलेटिव टर्म्स है ना भाई। सड़कें लेकिन सिर्फ क्या फिर बिहार उसके लिए में आप बनी है? अब फिर उसके लिए 1990 से लेकर 2015 2005 तक का जो समय है उसको नहीं मानेंगे जिम्मेदार सर, जब एक्सटॉर्शन और फिरौती, रंग, अपहरण, ये सारी चीजें तो आप और मैं जर्नलिस्ट हैं, हमने कवर किया ही है सर वहां पे। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप देखिए क्या एक्सटॉर्शन अब उसी तरीके से जैसे बिहार सिर्फ बिहार के अंदर ही था? क्या यूपी में एक्सटॉर्शन नहीं था? क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड नहीं था? क्या दाऊद इब्राहिम नहीं था वहां पे? क्या खुलेआम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं होती थी? लेकिन अब नहीं होती। तो समाज आगे बढ़ता है। समाज आगे बढ़ा है। देश देश भर के अंदर आज सड़कों का जाल है, हाईवेज है। हम सॉफ्टवेयर का बात करते हैं, हम गूगल और फेसबुक और के युग में जी रहे हैं। तो स्थितियां बहुत बदली हैं। उन बदली हुई परिस्थितियों में बिहार ने कितनी प्रगति की है? मेरे ख्याल से नीतीश कुमार का शासन 2010 से लेकर 2025 तक का शासन एक निहायत ही निराशाजनक शासन था, डिसअपॉइंटिंग शासन था। उन्होंने बिहार लेकिन वो बावजूद बहुत उसके कुछ सर लोगों ने तो उनको समर्थन दिया ना, और 2 बार तो उन्होंने भी पलटी मारी सर। एक बार हाँ, आरजेडी के साथ गए, एक बार बीजेपी यही के तो साथ गए। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश कुमार का आकलन एक अवसरवादी दल बदलू नेता के तौर पर नहीं होता। क्यों? हम्म तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम 4,500 $500 है। बिहार की है $833। तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम $4,000 है। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम $1,300 है। लेकिन बिहार आज सबसे पीछे है। चाइना ने जब 1980 में अपना डेवलपमेंट शुरू किया तो 20 साल के अंदर चाइना ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया। वो अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे आ गया। मैं मानता नीतीश कुमार को, अगर पिछले 20 सालों में उन्होंने बिहार की पर कैपिटा इनकम $2,000 कर दी होती, कम से कम 2 पायदान तो ऊपर गए होते। 2005 में भी बिहार पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे था, 2025 में भी बिहार पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे। तो 20 साल में बदला क्या? 2005 में भी लोगों का माइग्रेशन बिहार से बाहर की तरफ था, आज भी वही है। 2005 में भी जो यूपी बिहार के लोग जब जाते थे तो मुंबई में उनकी पिटाई होती थी, उनको भैया करके उनको उनको बात किया जाता था। आज भी वही हालत, आज भी राज ठाकरे के लोग उसी तरीके से बर्ताव करते हैं। आज भी कर्नाटक के अंदर भी वही स्थिति पैदा होती है। तो बदला क्या? माइग्रेशन क्यों हो रहा अगर वहां पे अवसर है? मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन अगर आप मान लीजिए 2011-12 में हम्म जो फैक्ट्री आउटपुट, जो फैक्ट्री की संख्या थी, हम्म। उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन 1.5% था। आपको जान के हैरानी होगी कि 2025 में वो कंट्रीब्यूशन घट के हो गया 1.4%। तो बदला क्या? हम्म। हम लेकिन शायद सर लोग तो सर अभी भी नीतीश कुमार के चेहरे को ही देख के, एनडीए ने भी लोग सर तो नीतीश सूरज कुमार भान के को भी चेहरे को ही चुनाव आगे जिताते रखा हैं। है। लोग तो सूरज भान को भी चुनाव जिताते हैं। लोग तो अनंत सिंह को भी चुनाव जिताते हैं। लोग तो शहाबुद्दीन को भी चुनाव जिताते हैं। मुन्ना शुक्ला की बहू भी लड़ रही है। फिर हम्म तो लो चुनाव जीतने का मतलब ये थोड़ी है कि आपने देश का विकास कर दिया। 2014 के पहले का हिंदुस्तान और 2014 के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क नहीं है। आज जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, आप चुनाव जीत रहे हैं, बट हम्म क्या देश 2014 के बाद मजबूत हुआ या कमजोर हुआ है? आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और आपने कहा कि अगर कोई ब्लास्ट होगा तो फिर एक्ट हम्म। ऑफ वॉर माना जाएगा। आपके दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, आपका ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो वॉर कब होगा? तो वो तो सबूत आप ये जुटाए जा कहने रहे हैं की सर। आप ये कहने की स्थिति में नहीं कि आतंकवादी हमला है। आप ये कहने हम्म। की स्थिति में नहीं कि पाकिस्तान ने आतंकवाद करा हमला कराया है। ये लेकिन सर इसको इसका लेकर तो सबूत जुटाए जा रहे हैं ना सर, कि ये मॉड्यूल जो है उसको ऑपरेट कौन कर रहा था, इसके बाद तो ही भारत आगे बढ़ा सरकार जाएगा कहे सर। डंके की चोट पे कि पाकिस्तान ने कराया है। किस बात का डर है? क्यों नहीं कहती भारत सरकार? मोदी जी कहें पाकिस्तान ने कराया है। अगर कहेंगे सर तो सब लोग पूछेंगे, फिर तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। सर तो अब दूरदृष्टि कहाँ वापस है? से एग्जिट पोल, मैं वापस आपको पाकिस्तान से एग्जिट पोल की तरफ ले आता हूँ सर वापस से। आप नंबर नहीं देना चाह रहे, मैं समझ रहा हूँ सर, आप नहीं कहना चाह रहे, लेकिन नहीं आपकी नहीं, मैं नजर कभी में, भी नंबर नहीं देता। मैं कभी नहीं भी नहीं मैं नंबर समझ नहीं गया सर, देता। मैं उस बात हाँ। को भी उसके सम्मान है सर, कि नंबर नहीं देना चाहते क्योंकि नंबर पलट सकते हैं, आगे पीछे हो जाता है, कई बार सही भी हो सकता है। लेकिन सर आपकी नजर में 1, 2, 3 और 4 कौन होगा सर? मेरे ख्याल से जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में नंबर 1 होगा।
और हम्म। तीसरे नंबर पर बीजेपी को रहना चाहिए, ऐसा मुझे और लगता है। जन स्वराज पार्टी? जन स्वराज पार्टी को एक दो सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, 3 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और वोट वो कटुआ बहुत साबित हुई सर आपके हिसाब से? बहुत जन स्वराज पार्टी अगर 5% से ज्यादा वोट ले आए तो अपने आप को किस्मत वाली समझनी चाहिए उसको। आपके हिसाब से वोट कटुआ पार्टी साबित हुई सर, सिर्फ माहौल बनाया? देखिए, हम पत्रकारों ने पिछले 2 3 4 महीनों में प्रशांत किशोर को मसीहा बना दिया, बिल्कुल। और ऐसा लगा जैसे कि बिहार की किस्मत बदल जाएगी, अब वो सरकार बनाने वाले हैं। ऐसा है क्या? हो सकता है मैं गलत हूं, पूरी तरीके से गलत हो सकता है, मेरा हम्म। बायस बोल रहा हूं, हम्म। मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। हम्म। और मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बाल ऐसी सफेद नहीं हुए हैं, कभी कभी गलत तरीके से भी बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि हम्म। आखिर जो प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स क्या है, हम्म। उनका सामाजिक आधार क्या है। हम्म। क्या इस देश के अंदर सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान पे वोट पड़ता है? अगर रोटी कपड़ा मकान पे वोट पड़ता होता तो आज जो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो नहीं शासन कर रहे होते। हम्म। भावनाओं का दोहन करके इस देश के अंदर चुनाव जीते जाते हैं, रोटी तो कपड़ा आप, मकान पे अब मैं नहीं मैं पड़ता। सर एक आखिरी में अब सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर, आपको उम्मीद नहीं है कि एग्जिट पोल सही साबित होंगे? तो आखिर में आपको क्या लग रहा है सर, कल जब नतीजे आएंगे तो महागठबंधन लीड करेगा? मैं एग्जिट पोल जो संस्था है मैं उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। जो हम्म। एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, मुझे उनके टैलेंट पे संदेह है, मुझे उनकी प्रक्रिया पे संदेह है, इसलिए मुझे उनके किए गए एग्जिट पोल पर शक है। और अगर उनके नंबर सही भी हो जाएंगे तो भी मैं उनको सफोलॉजिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, प्रदीप गुप्ता है, यशवंत देशमुख हैं, संजय कुमार हैं, अमिताभ तिवारी हैं, इनके आंकड़ों पर मैं को गंभीरता से मैं लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लोग एक ईमानदारी के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ इन्होंने नंबर क्रंचिंग की है। प्रदीप गुप्ता जिनके कह रहे बारे हैं में कि सर मुझे एनडीए की मालूम ही सरकार आ नहीं कि रही है। उनका सैंपल साइज क्या है, मैं कैसे उनके बारे में बात करूं और क्यों उनको प्रदीप भाव गुप्ता दूं? तो कह रहे हैं सर एनडीए की सरकार आ रही है सर, कल आप हो थे वहां सकता पे है उनकी भी। बात सही हो, मैं जब वो कहते हैं तो मैं उनकी बातों को गंभीरता से लेता हूं, लेकिन मेरा आकलन ये कहता है कि जबरदस्त टक्कर है। और देखिए, उनके भी आंकड़े अगर आप देखिए तो उनका जो महागठबंधन का जो हाई पॉइंट है वो 118 सीटें उन्होंने दी हैं, हम्म। और जो एनडीए का लोवेस्ट है वो 121 है। हम्म। तो 3 का अंतर 118 है। और 121 के बीच में सिर्फ 3 वोटों, 3। 3 सीटों का फर्क है। तो वो भी तो ये मान के चल रहे हैं कि महागठबंधन 118 तक जा सकता है, और अगर एनडीए का परफॉर्मेंस खराब रहा तो 121 तक आ सकता है। हम्म। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं महागठबंधन लड़ाई से बाहर हो गया, महागठबंधन लड़ाई हम्म। में है। मेरा आकलन ये है कि महागठबंधन को एज है, पर उनका आकलन ये कि उनकी सेफोलॉजी कहती है कि महागठबंधन पीछे है और एनडीए आगे। ठीक है, अपना अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी अपनी एनालिसिस है, अपना अपना सेफोलॉजी है, उसमें थैंक यू सो आपत्ति मच सर, नहीं है। आपने वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि सर जब नतीजे आएंगे तब हम फिर एक बार बात वैसे एक करेंगे, बात और बताऊं तब। प्रफुल्ल, जी। एक बात बताऊं, जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो लोगों ने 400 सीटें दी थी। 400 पार। तब भी मैंने डंके की चोट पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा छूने में दिक्कत पैदा होगी। हम्म। मैंने कहा था ये बात। हम्म। तब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, हम्म। कुछ लोगों ने मुझे अपमानित करने का काम भी किया था, लेकिन अंततः मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने स्टैंड पे कायम रहा और मुझे स्टूडियो में रोना नहीं पड़ा। कुछ लोग रोए बैठ के स्टूडियो में। मुझे, तो मैं इसलिए समझ गया आप कहाँ कह रहे हैं तो सर, और ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो कि महागठबंधन को लेकिन एज जो है सर। रोए मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, कम से कम उन्होंने इतनी ईमानदारी दिखाई। लेकिन जो 400 सीटें दे रहे थे उनको भी हम्म। तो आत्ममंथन करना है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता महागठबंधन को 200 सीटें मिलने वाली, मैं तो ये कह रहा हूं कि स्लाइट एज है, स्लाइट एज है। अब वो 123 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है, वो 119 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है हंग असेंबली आ जाए, क्या करोगे आप? कोई हो किंग सकता है मेकर सब निकल पी आए के इसमें से। पी के 50 सीट लेके आ जाए तो क्या करोगे? हाँ, हालांकि मैं उस किंग मेकर पॉसिबिलिटी को निकल रूल आए आउट कर रहा 2005 जैसी स्थिति हो जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त हूं। दिया। ये था आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार, इनका मानना है कि महागठबंधन को एज है, और एग्जिट पोल जो है वो कल एग्जिट पोल में साबित हो जाएगा, तब एक बार फिर हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि अब उनकी क्या राय है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।